हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 449वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं और पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये प्रश्न आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पार्श्वदेव जी ने अलंकारों की संख्या बताई है। पार्श्वदेव जी ने अलंकारों की संख्या बताई है 13 अलंकारों को बताया है पार्श्वदेव जी ने। अगला प्रश्न है, तुलाजीराव भोसले जी ने अलंकारों की संख्या बताई है। तुलाजीराव भोसले जी ने अलंकारों की संख्या बताई है 63 अलंकारों को बताया है तुलाजीराव भोसले जी ने और पार्श्वदेव जी ने 13 अलंकारों को बताया है। इसके अलावा सोमनाथ जी ने कितने अलंकारों को बताया है, अलंकारों की संख्या कितनी बताई है सोमनाथ जी ने, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, सुधा कलश जी ने अलंकारों की संख्या बताई है। सुधा कलश जी ने अलंकारों की संख्या बताई है 18 अलंकारों को सुधा कलश जी ने बताया है। अगला प्रश्न है, नान्यदेव जी ने अलंकारों की संख्या बताई है। नान्यदेव जी ने अलंकारों की संख्या बताई है 56 अलंकारों को बताया है नान्यदेव जी ने। सुधा कलश जी ने 18, तुलाजीराव भोसले जी ने 63 और पार्श्वदेव जी ने 13 अलंकारों को बताया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जाति के 10 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए आलाप करना कहलाता है। जाति के 10 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए आलाप करना कहलाता है रागालाप। रागालाप कहलाता है जाति के 10 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए आलाप करना। अगला प्रश्न है, स्फुरित गमक आधुनिक किसके समान है। स्फुरित जो गमक है ये आधुनिक गिटकरी के समान है। गिटकरी जैसे इसके समान ही स्फुरित गमक का चलन होता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गमक के 7 प्रकारों का उल्लेख हुआ है। गमक के 7 प्रकारों का उल्लेख किया है पार्श्वदेव जी ने संगीत समयसार ग्रंथ में। संगीत समयसार ग्रंथ के रचयिता लेखक हैं पार्श्वदेव जी और इन्होंने गमक के 7 प्रकारों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, षडांग के अंतर्गत 8 मान है। षडांग जाति के अंतर्गत 8 मान है गुरु का, ठीक है। लघु, गुरु, प्लुत, काकपद, इनमें से गुरु का जो मान है वो है 8। अगला प्रश्न है, षडांग के अंतर्गत 12 मान है। षडांग के अंतर्गत 12 मान है प्लुत का, ठीक है। 8 गुरु का मान है और प्लुत का मान है 12। अगला प्रश्न है, षडांग के अंतर्गत काकपद का मान है। षडांग जाति के अंतर्गत काकपद का मान है 16 मान है काकपद का, 12 मान है प्लुत का, 8 मान है गुरु का, ठीक है। इसके अलावा अणुद्रुत का मान है 1, द्रुत का मान है 2 और लघु का मान है 4। इसके बाद अगला प्रश्न है, द्रुत का चिन्ह है। द्रुत का चिन्ह है 0 के द्वारा द्रुत के चिन्ह को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, काकपद का चिन्ह है। काकपद का चिन्ह है X, क्रॉस के द्वारा X के द्वारा काकपद के चिन्ह को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्लुत का चिन्ह है। प्लुत के चिन्ह को प्लस के द्वारा और हिंदी के 3 जो मात्रा संख्या लिखा जाता है 3 हिंदी में, उसके द्वारा प्लुत के चिन्ह को दर्शाया जाता है और प्लस के माध्यम से भी प्लुत के चिन्ह को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु का चिन्ह है।
गुरु का चिन्ह है अवग्रह। अवग्रह के द्वारा जैसे कि एस लिखा जाता है तो एस आप कह सकते हैं, पर इसको अवग्रह कहते हैं। तो अवग्रह के चिन्ह के द्वारा गुरु के चिन्ह को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है अणुध्रुत का चिन्ह है। अणुध्रुत का चिन्ह है यू। इंग्लिश का जो यू लिखा जाता है, इंग्लिश का अक्षर है यू, इसके द्वारा ही अणुध्रुत के चिन्ह को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है लघु का चिन्ह है। लघु का चिन्ह है खड़ी पाई। खड़ी पाई के द्वारा लघु के चिन्ह को दर्शाया जाता है। ध्रुत के चिन्ह को जीरो के माध्यम से और अणुध्रुत के चिन्ह को यू के माध्यम से, यानी कि अर्ध गोला भी आप कह सकते हैं। तो अणुध्रुत को यू के माध्यम से और ध्रुत के चिन्ह को गोले के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसके अलावा काकपद को एक्स, प्लुत के चिन्ह को प्लस या हिंदी मात्रा संख्या 3 के द्वारा दर्शाया जाता है और गुरु के चिन्ह को अवग्रह के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है वीणा में तान वादन की क्रिया कितने प्रकार से होती है। वीणाओं में तान को बजाने की जो क्रिया है वो 2 प्रकार से होती है, जो है प्रवेश और निग्रह। एक बार प्रवेश करते हैं और एक बार बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलने को निग्रह कहते हैं। ठीक है, अप डाउन जैसे होता नहीं है, तारों को छेड़ा जाता है तो पहले तार को एक बार ऊपर से ऐसे बजाया जाता है, फिर अंदर की तरफ से ऊपर की तरफ बजाया जाता है, तो उसी को प्रवेश और निग्रह कहते हैं। तो वीणा वादन में तान वादन की क्रिया 2 प्रकार से होती है, प्रवेश और निग्रह। इसके बाद अगला प्रश्न है स्वस्थान नियम के अंतर्गत किस चरण में अर्ध स्थित स्वरों में आलाप किया जाता है। स्वस्थान नियम के अंतर्गत तीसरे चरण में, तृतीय चरण में अर्ध स्थित स्वरों में आलाप किया जाता है। अर्ध स्थित यानी कि जो स्वर आधे स्थित हैं उन स्वरों में ही आलाप किया जाता है तीसरे चरण में स्वस्थान नियम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है स्वस्थान नियम के अंतर्गत स्थायी स्वर से 8वां स्वर कहलाता है। स्वस्थान नियम के अंतर्गत स्थायी स्वर से 8वां स्वर कहलाता है द्विगुण। द्विगुण स्वर कहलाता है स्थायी स्वर से 8वां स्वर स्वस्थान नियम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है स्वस्थान नियम के अंतर्गत स्थायी स्वर से चतुर्थ स्वर यानी कि चौथा स्वर कहलाता है। तो स्थायी स्वर से चौथा स्वर कहलाता है, चतुर्थ स्वर कहलाता है दीर्घ स्वर। स्वस्थान नियम के अंतर्गत स्थायी स्वर से चतुर्थ स्वर, चौथा स्वर दीर्घ स्वर कहलाता है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका आंसर भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आज ये 449वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 448 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप पिछली सभी वीडियोस को 1-2 बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 450वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।